गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा भगत सिंह एवं हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संघ का भारत की आज़ादी में योगदान। सरदार भगत सिंह भारतीय इतिहास के उन गिने चुने महानायकों में से एक हैं जिनका नाम बड़े आदर के साथ आज भी लिया जाता है। जुबान पर उनका नाम आते ही गर्व की अनुभूति होती है। उच्चतम आदर्शों के लिए उनके द्वारा दी गई कुर्बानी से देश के युवक प्रभावित तथा प्रोत्साहित होते हैं। एक क्रांतिकारी की मर्यादा के अनुरूप मुकदमे के दौरान फांसी की सजा पाने के बाद भी वे विचलित नहीं हुए थे। उनके द्वारा जेल के अंदर किया गया अनशन, वहाँ के नियमों का विरोध, उनकी दृढ़ता संघर्षशील व्यक्तित्व को उजागर करता है। क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए अदालत का मंच के रूप में प्रयोग उसकी सूझबूझ को दर्शाता है। उनके व्यक्तित्व एवं कुशल संगठनकर्ता, जुझारू नेता और उच्च कोटि के बौद्धिक गुणों का सम्मिश्रण था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करके उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के पश्चात भारत में समानता के आधार पर प्रजातंत्र की स्थापना की कल्पना की। क्रांति के द्वारा वे अन्याय एवं शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करके समानता के आधार पर किसान व मजदूर वर्ग के शासन की स्थापना करना चाहते थे। उनकी शहादत ने क्रांतिकारी आंदोलन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया तथा आज़ादी की लड़ाई को संबल प्रदान किया और उनका नाम क्रांति का प्रतीक बन गया। सरदार भगत सिंह के आरंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को प्रातः 9 बजे लायलपुर के जिले के बंगा गांव में हुआ। अब यह पाकिस्तान के अंदर है। भगत सिंह के पूर्वज मूल रूप से जालंधर जिले के खटकड़ कला गांव के निवासी थे, जो बाद में विस्थापित होकर बंगा चले गए। उनके पूर्वज संधू जाट थे, जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। ऐसा माना जाता है कि बालक का नाम उनकी दादी ने भगत यानी भाग्य इसलिए रखा क्योंकि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके चाचा स्वर्ण सिंह को जेल से छोड़ा गया। उनके पिता नेपाल से लौट आए थे तब उनके चाचा अजीत सिंह की मांडले जेल से छूटने का समाचार प्राप्त हुआ था। भगत सिंह क्रांतिकारी परिवार में पैदा हुए थे। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह जाने माने आर्य समाजी नेता तथा यूनानी वैद्य थे। उन्होंने 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरदार अजीत सिंह 1911 से 1912 में बंगा के प्राइमरी विद्यालय में भर्ती करवाया गया। स्कूल से जब बहुत जल्दी सब उसे प्यार करने लगे क्योंकि वह बहुत प्यारा था, मिलनसार था। आरंभिक जीवन में ही भगत सिंह का भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क हुआ क्योंकि ये उनके घर आते जाते थे। इनमें लाला पिंडी दास, आनंद किशोर मेहता, लाला लाजपत राय, सूफी अम्बा प्रसाद आदि वे। गदर आंदोलन के प्रमुख करतार सिंह सराभा के साहस एवं त्याग का भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अक्सर अपनी जेब में उनकी फोटो रखते थे। गांव के विद्यालय से 5वीं कक्षा पास करने के पश्चात भगत सिंह ने लाहौर के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। संस्कृत में वह बहुत प्रवीण थे। भगत सिंह के लाहौर प्रवास के दौरान भारतीय इतिहास का भीषण नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना ने भगत सिंह के दिल को दहला दिया। वह उस स्थान पर गया, उस जगह की लाल मिट्टी को अपनी बोतल में भरकर लाए। वह इस मिट्टी से उसे बलिदान की प्रेरणा मिली। उसने इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने का निश्चय लिया। गांधी जी के आह्वान पर भगत सिंह ने डीएवी स्कूल छोड़ दिया। उसने लाला लाजपत राय एवं भाई परमानंद द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में प्रवेश किया। नेशनल कॉलेज में भगत सिंह का संपर्क भगवती चरण, सुखदेव, यशपाल, रामकृष्ण एवं तीर्थराम से हुआ। कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भगत सिंह को क्रांतिकारी इतिहास पढ़ाया। पढ़ाई के अतिरिक्त देशभक्ति के गानों, नाटकों ने भी भगत सिंह की रुचि थी। नेशनल ड्रामेटिक क्लब लाहौर का सदस्य था। उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ एमए भगत सिंह ने फिर एफए परीक्षा भी पास की, तब बीए में प्रवेश किया, परंतु उनके माता पिता द्वारा उनकी शादी का प्रस्ताव मंजूर किए जाने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वे लाहौर से चले गए। भगत सिंह का राजनीतिक जीवन के आरंभ की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रोलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में
कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी की अपील पर बड़ी संख्या में नवयुवकों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, परंतु जब आंदोलन चरम सीमा पर था तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इससे युवा वर्ग में एक बार पुनः निराशा छा गई। वे पुनः क्रांतिकारी साधनों की तरफ मुड़े। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इकट्ठे हुए और यहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। 1924 में लाहौर छोड़ने के पश्चात भगत सिंह अपने गुरु जयचंद्र विद्यालंकार के एक पत्र लेकर कानपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई, जो एक महान देशभक्त थे, प्रताप प्रेस चला रहे थे। विद्यार्थी भगत सिंह से बातचीत करने पर अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने भगत सिंह को प्रताप प्रेस में काम दे दिया। उन्होंने भगत सिंह का नाम बदलकर बलवंत रख दिया। खाली समय में भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलनों, क्रांतियों एवं समाजवाद से संबंधित पुस्तकें पढ़ते थे। विद्यार्थी का घर क्रांतिकारियों का केंद्र था। जैसे अनेक क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, जोगेंद्र चटर्जी, विजय कुमार सिन्हा आदि से भगत सिंह की मुलाकात हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए और एसोसिएशन का सदस्य बनने के पश्चात भगत सिंह की मुलाकात पंजाब एवं संयुक्त प्रांत के क्रांतिकारियों से हुई और इसी प्रकार भगत सिंह का कार्य क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन करना एवं उन्हें बंटवाना था। अपने कार्य को पूरा करवाने के लिए भगत सिंह ने मेलों को चुना। उसके बाद नौजवान सभा का गठन हुआ। लाहौर में भगत सिंह ने समान विचारों वाले मित्रों से बात करने के बाद एक संगठन स्थापित करने का मन बनाया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसके अध्यक्ष रामकिशन बीए तथा सचिव भगत सिंह तथा प्रचार मंत्री भगवती चरण बोहरा बने। इनके उद्देश्य थे भारत में किसानों मजदूरों के राज्य की स्थापना करना, देश के नौजवानों को भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ना और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध देश में ऐसा माहौल बनाना कि वो देश को छोड़कर चले जाएं। ऐसे आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आंदोलनों के साथ सहानुभूति प्रकट करना जो सांप्रदायिकता से दूर रहकर देश में पूर्ण स्वतंत्रता व मजदूर किसान का राज्य लाने में सहायता करें। देश के मजदूरों एवं किसानों को संगठित करना। इसके बाद हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। काकोरी केस के पश्चात क्रांतिकारियों में कुछ निराशा आ गई थी, परंतु नौजवान सभा के गठन के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः तेज हो गई थी। भगत सिंह व उसके साथी रूसी क्रांति के तर्ज पर समूचे देश में जन क्रांति चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि संगठन को मजबूत किया जाए तथा देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले क्रांतिकारियों में एकता स्थापित की जाए। इसी उद्देश्य के लिए क्रांतिकारी 9-10 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इकट्ठे हुए। इस सभा के सचिव भगत सिंह थे। 660 क्रांतिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिनमें 5 महिलाएं भी थी। प्रमुख थे जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, सुरेंद्र पांडे आदि। इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु, सैंडर्स की हत्या। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने फिरोज शाह कोटला में अपनी बैठक में साइमन कमीशन के विरोध का फैसला लिया था और इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए अक्टूबर 1928 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के सदस्यों के साथ बैठक की तथा कमीशन के बहिष्कार के लिए कार्यकर्ता तैयार किए। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध जुलूस स्टेशन की तरफ बढ़ा। भगत सिंह और उसके साथी अगली पंक्ति में थे। वो साइमन कमीशन वापस जाओ, इनकलाब के नारे लगा रहे थे। लाला लाजपत राय ने जुलूस को रोकने की कोशिश की तो परिणामस्वरूप पुलिस अधीक्षक मिस्टर स्कॉट ने स्वयं लाठी लेकर लालाजी पर प्रहार कर दिया। उनके सर पर गंभीर चोटें आई। भगत सिंह ये सब देख रहे थे, गुस्से से आग बबूला हो गए, परंतु विरोध न करने की सख्त हिदायतों के कारण वो कुछ बोल नहीं सके। चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई और इसे भगत सिंह उसके साथियों ने राष्ट्रीय अपमान माना और उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। उनकी मौत का बदला लेने के लिए 10 दिसंबर 1928 की रात्रि को HSRA की बैठक हुई
जिसमें खून का बदला खून के निर्णय को कार्य रूप देने के लिए योजना बनाई। दुर्गा भाभी के निर्णय के अनुसार राजगुरु भगत सिंह, जयगोपाल और सुखदेव भाभी को इस कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई, परंतु चंद्रशेखर के निर्णय के अनुसार दुर्गा भाभी को कार्यक्रम से अलग रखा। 15 दिसंबर की बैठक को राजगोपाल को स्कॉट को पहचान कर इशारा करने का काम किया और इशारा मिलने पर उन पर गोली चलाई। राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चलाई, जिससे वह गिर गया और तत्पश्चात भगत सिंह ने 5 अन्य गोलियां चलाकर सैंडर्स का काम तमाम कर दिया। इसके बाद असेंबली बम कांड हुआ। 8 अप्रैल 1929 को सैंडर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से निकलकर कलकत्ता आए, जहां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। उन्होंने यतीन्द्र नाथ दास से संपर्क किया था, उसे आगरा चलकर दल के सदस्यों को बम बनाने की विधि सिखाने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। HSRA दल की सेना का मुख्यालय था आगरा। बम बनाने का प्रशिक्षण 1 महीने चला था। इसके बाद केंद्र बंद कर दिया गया, वह अब दिल्ली केंद्र बनाया गया। शिव वर्मा व जयदेव कपूर ने सहारनपुर, सुखदेव ने लाहौर में बम फैक्ट्री प्रारंभ की और शुरू में आगरा में बनाए गए बमों का झांसी के जंगलों में भगत सिंह ने प्रयोग करके देखा। 1928-29 का वर्ष भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल पुथल का था और अतः भगत सिंह व दल के लोगों ने आंदोलन को एक दिशा देने का प्रस्ताव पास किया और उन्होंने एक दिन मीटिंग में बिलों को पेश करने के दिन केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और इसके लिए भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। असेंबली में बड़ी सुरक्षा थी और सार्वजनिक सुरक्षा एवं औद्योगिक बिल विवाद को ठुकरा चुकी थी, परंतु वायसराय के विशेषाधिकार द्वारा 8 अप्रैल को कानून बना दिया गया था। अब यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर 8 अप्रैल को दर्शक दीर्घा में सभी जाकर बैठ गए थे और दोनों ने खाकी कमीजें व निक्कर पहने हुए थे। भगत सिंह ने नीले रंग का कोट भी डाला हुआ था, जिसमें बम छिपा कर रखे हुए थे। उन्होंने कुछ देर संसद की कार्रवाई देखी। जो ही अध्यक्ष अपना निर्णय देने के लिए खड़े हुए, भगत सिंह ने खड़े होकर एक बम फेंका। इससे सदन में अफरा तफरी मच गई। इतने में भगत सिंह ने एक और बम फेंका। पूरा हाल धुएं से भर गया। सदस्य व पत्रकार इधर उधर भागने लगे। अध्यक्ष भागकर अपने कमरे में चले गए। जब सदन धुएं से भरा हुआ था, तब भगत सिंह व बीके दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद व ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो, मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सदन में पर्चे फेंके, जिन पर लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंचा धमाका करना पड़ता है। ये शब्द एक फ्रांसीसी देशभक्त ने कहे थे। हम भी इन्हीं शब्दों से अपनी कार्रवाई की सफाई पेश करते हैं। इसके बाद भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी और भगत सिंह पर आतंकवाद विरोधी पुलिस बुलाई गई और इस कांड का षड्यंत्र का पता लगाने की कोशिश की गई। लाहौर से बम फैक्ट्री पकड़ी जाने था जयगोपाल के पुलिस का मुखबिर बन जाने से सैंडर्स हत्याकांड व असेंबली बम कांड के संबंधों की जानकारी मिली और इसके बाद भगत सिंह व बीके दत्त पर मुकदमा चलाया गया। बाद में स्पेशल ट्रिब्यूनल के जज मिडल्टन की अदालत में यह मुकदमा चला। बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद आईपीसी के धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास एवं विस्फोटक सामग्री के अधीन के तहत मुकदमा चलाया गया और 6 जून 1929 को आसफ अली ने यह वक्तव्य प्रस्तुत किया। इसके कुछ अंशों का विवरण इस प्रकार है। बम फेंकने के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड को अपने मीठे सपनों से बम द्वारा जगाया जाए। एक बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य PR दास ने अपने पुत्र को लिखा था कि इंग्लैंड को अपने सुख सपनों से जगाने के लिए बम जरूरी है। क्रांति के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने क्रांति का अभिप्राय बम या पिस्तौल मात्र नहीं, क्रांति से हमारा अभिप्राय है वर्तमान वस्तु स्थिति और समाज व्यवस्था को जो स्पष्ट रूप से अन्याय पर टिकी हुई है, उसको बदला जाए। अदालत में भगत सिंह व उसके क्रांतिकारी साथियों के निर्भीक बयानों, विद्रोही रुख ने संपूर्ण देश का ध्यान आकृष्ट किया। युवा क्रांतिकारी जो बयान देते थे वो अगले दिन अखबारों में छपते थे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। मेरा रंग दे बसंती चोला
गाना गुनगुनाते हुए अदालत में निडर एवं साहस से जाते थे। भगत सिंह का नाम देश के घर घर में प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर आ गया था। वे क्रांति के प्रतीक के रूप में उभरे। उन्होंने लाहौर जेल में उसके बाद भूख हड़ताल की। असेंबली बम कांड में जज ने भगत सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में विस्फोटक रखने 12 जून 1929 को आजीवन कारावास की सजा दी। इस दंड के विरुद्ध अपील की सुनवाई के समय भगत सिंह ने लाहौर हाईकोर्ट में बम फेंकने से इनकार नहीं किया, परंतु बम किसी और को मारने के उद्देश्य से फेंके गए थे, इसका विरोध किया। बम कांड के बाद लाहौर में बम फैक्ट्री पकड़ी जाने तथा जयगोपाल के मुखबिर बन जाने से सैंडर्स की हत्या में भी भगत सिंह की संबद्धता थी। ये भी अभियोग लगाया गया। इसे लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। इस केस के बाद उन्होंने मियांवाली जेल से केंद्रीय कारागार लाहौर भेज दिया गया। केंद्रीय कारागार लाहौर जाने पर भगत सिंह ने क्रांतिकारियों के साथ कैदी की तरह व्यवहार करने की मांग की। उल्लेखनीय क्रांतिकारियों के साथ कैदियों की तरह व्यवहार किया था उन्हें यातनाएं दी जाती थी। भगत सिंह ने वहां पर भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के कारण भगत सिंह उनके साथियों का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लग गया था। 2 अगस्त को उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस व भगत सिंह की शहादत। जब जेल से सुधारों को लेकर सरदार भगत सिंह संघर्ष कर रहे थे, तब 10 जुलाई 1929 को सैंडर्स की हत्या का मुकदमा प्रारंभ हुआ। 24 क्रांतिकारियों पर अभियोग चला, जिनमें 6 फरार थे, 3 को छोड़ दिया गया, 7 सरकारी गवाह बन गए थे और अतः शेष 8 के विरुद्ध मुकदमा चला, जिनमें भगत सिंह भी थे। क्रांतिकारियों से इस मुकदमे को गंभीरता से न लेने का निर्णय लिया। भगत सिंह अदालती कार्रवाई के समय अदालत में क्रांतिकारी गाने गाते, नारे लगाते जाते था, अदालत की कार्रवाई में बाधा डालते थे। कई बार उन्होंने अदालत का बहिष्कार किया, परंतु उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाता। 19 दिसंबर को भगत सिंह ने काकोरी बलिदान पर अदालत में गाना गाने की अनुमति मांगी। 24 जनवरी 1930 को सभी अभियुक्त अदालत में लाल मफलर बांध कर गए। लेनिन दिवस मनाया। अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के कारण सरकार ने विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया और इसके बाद भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने भी वायसराय से अपने पुत्र को छोड़ने की अपील की, परंतु भगत सिंह ने अपने पिता को लिखे पत्र में कहा, नो डिफेंस फादर। भगत सिंह और उसके साथियों को बचाने के लिए पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन चला। 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह और उसके साथियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 302, 4B, 4F के तहत मृत्युदंड की सजा दी। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी की सजा रोकने के लिए डिफेंस काउंसिल का गठन किया गया, परंतु सभी प्रयास विफल रहे। मृत्युदंड के रोकने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय ने भी मानवता के आधार पर मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की प्रार्थना की। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ सदस्यों ने भी अभियुक्तों को छोड़ने का निवेदन किया, परंतु वायसराय ने सभी प्रार्थनाओं और जन विरोध की अनदेखी की और अंत में 23 मार्च 1931 को फांसी का दंड देने की तारीख निश्चित की गई। 23 मार्च 1931 को शाम 5 बजे सभी कैदियों को बैरक में ले जाने के बाद तीनों को नहलाने का प्रबंध किया। उन्होंने काले कपड़े पहनने को कहा, परंतु अंतिम सांस तक संघर्ष करते हुए तीनों ने कहते हुए काले कपड़े पहनने से इनकार कर दिया गया कि वे डकैत नहीं, वे हत्यारे नहीं हैं। शाम को 7 बजे से कुछ पहले तीनों को बाहर लाया गया। वे इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 7 बजे तीनों को फांसी लगा दी गई। जनता के विरोध के कारण रात को ही शवों को जेल के पीछे की दीवार तोड़कर सतलुज के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। 24 मार्च को लाहौर के जिला मजिस्ट्रेट ने तीनों की मृत्यु एवं अंतिम संस्कार संबंधी घोषणा के बाजार में पोस्टर लगवाए। देश में चारों तरफ उनके शहादत की प्रशंसा की गई। जगह जगह प्रदर्शन सभाएं हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में उनकी शहादत के लिए प्रस्ताव भी पास किया। अब सरदार भगत सिंह का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या रहा, हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता एवं समाजवादी स्थापना का लक्ष्य उनका था। उन्होंने कहा कि क्रांति का अभिप्राय बम एवं पिस्तौल मात्र नहीं है,
क्रांति से अभिप्राय उस समाज की व्यवस्था को बदलना है जो शोषण एवं न्याय पर टिकी है, असमानता के आधार पर कृषक एवं मजदूर वर्ग के शासन में भागीदारी करता है। इसलिए HSRA ने समाजवादी प्रजातांत्रिक गठबंधन की स्थापना का लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। क्रांतिकारियों ने न केवल अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की, उनकी अपितु जनसाधारण में अहिंसात्मक आंदोलन से उत्पन्न हुई निष्क्रियता को दूर करके आज़ादी के संग्राम में लगे रहने की भावना को बनाए रखा। और जब भारतीयों से निडर होकर अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ने का प्रयास किया। आत्मत्याग एवं बलिदान द्वारा युवाओं को प्रेरणा। सरदार भगत सिंह और उसका संगठन HSRA के अनेक क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में साहसी कारनामे करने एवं अपने त्याग एवं बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली कांड, लाहौर षड्यंत्र, सैंडर्स की हत्या, जीतन दास की शहादत, भगवती चरण वोहरा की शहादत, भगत सिंह और उसके साथियों की शहादत ने ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पूरा देश आज़ादी के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने में किसी को भी भय नहीं था। भगत सिंह ने अपनी मां को विवाह न करने के लिए मनाते हुए कहा कि देश को मेरी ज़रूरत है और जब मेरा देश आज़ाद होगा तब मैं विवाह भी करूंगा। वे आज लाखों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने देश में जन क्रांति लाने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए वे अपने बलिदान द्वारा जन क्रांति लाना चाहते थे। असेंबली बम कांड के बाद ये लोग आसानी से भाग सकते थे, परंतु इन्होंने अदालत का प्रयोग एक मंच के रूप में करना चाहते थे ताकि उनकी विचारधारा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन। कांग्रेस की नीतियों एवं लक्ष्यों पर भी सरदार भगत सिंह HSRA की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। 1929 में कांग्रेस ने अपनी पुरानी औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग को छोड़ते हुए अब पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाया था। अंत में हम कह सकते हैं कि भगत सिंह व हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संघ ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन वीरों ने जिस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को मौत के द्वार तक पहुंचाया, उसके लिए निसंदेह वो प्रशंसा के पात्र हैं। धन्यवाद।